नमस्कार साथियों। तो साथियों, हम सभी लोग आप लोगों के लिए दमदार धमाका लेकर के आ गए हैं। क्योंकि अब हम सभी लोग क्या करने वाले हैं, अब हम सभी लोग ऐसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे छपेंगे, सीधे छपने के चांस रहेंगे। क्यों? क्योंकि जो जितने भी पिछले ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, सन 2024, सन 2023, सन 2022, सन 2021, उन सभी क्वेश्चनों को आज अब हम लोग सॉल्व करेंगे। इसीलिए हम लोग अग्रवाल का आंसर लेकर आ गए हैं गणित का। तो इसमें क्या करेंगे, गणित के जो गणित कक्षा 10 की गणित है, उसमें जो सन 2024 में जो सेट नंबर 1 है, इसका नाम है 822 HB कोड है। तो उन सेट में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। यानी एक साल में 7 सेट बनते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक वर्ष के 7 सेटों को हल कराएंगे, ताकि आप सभी लोगों की तैयारी दमदार तरीके से हो सके और आप सभी लोग एग्जाम हॉल में बैठिए और तुरंत क्वेश्चन करके क्वेश्चन में अच्छे नंबर लेकर आइए, पेपर को फाड़ दीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 2024 का सेट नंबर पहला, जिसका कोड है 822 HB। तो ये है, तो देख ही सकते हैं आप, 2024 का सेट है, जो सेट नंबर 1 है, जिसका कोड क्या है HB। यानी 2024 का सेट नंबर 1 822 HB कोड है। इसमें जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, इन सभी क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। बस आप सभी लोग धैर्यता बनाए रखेगा और अच्छे से आप लोग सभी लोग इसकी तैयारी करते रखिएगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर बहुविकल्पीय के आते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, बहुविकल्पीय की 20 के 20 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, फिर उनका आंसर देखेंगे कैसे क्या होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अति लघु उत्तरीय होंगे, जो क्या है वर्णात्मक प्रश्न आते हैं, इनको सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने के बाद में क्या करेंगे, लॉन्ग वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, बस आप सभी लोग धैर्य बनाए रखिएगा। तो चलिए हम खंड आ से तैयार स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है बहुविकल्पीय में कि एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। इसे कहने का मतलब यह है कि एक त्रिघात बहुपद है, तो उसमें अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं, ये क्वेश्चन। तो हम आपको एक ट्रिक बता दे रहे हैं, उस ट्रिक से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऐसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे आपके, ध्यान रखिएगा। तो क्या कह रहा है, कह रहा है कि त्रिघात, यहां पर कितना लिखा है त्रिघात। अगर त्रिघात बहुपद होगा, कैसा बहुपद होगा, अगर बहुपद त्रिघात है तो उसके शून्यक होंगे 3। कितने होंगे, 3। अगर बहुपद द्विघात है, द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यक होंगे 2। यानी अगर आप जितने घात होगी, यानी एक घात होगी तो उसका शून्यक 1 होगा, अगर द्विघात होगी तो उसका शून्यक 2 होगा, अगर त्रिघात बहुपद होगा तो उसका शून्यक 3 होंगे, अगर चतुर यानी घात 4 होगी जिस बहुपद की, उसका कितना होगा, शून्यक 4 होगा। नहीं, आप इसको याद रखिएगा, जितने घात होंगे उतने शून्यक होंगे, बस इतना याद रखिएगा, आपके एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेंगे, सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। और अगला क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो क्या करते हैं, चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड हम आपको निकाल करके दिखाते हैं। तो 140 क्या हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालने वाले हैं। ये 2 नंबर है, 2 से काटेंगे तो 140 का आधा हो जाएगा 70, 70 को 2 से भाग करेंगे तो इसका आधा हो जाएगा 35, अगर 35 को 5 से भाग करेंगे तो आएगा 7। अब 7 को अगर 7 से काटेंगे तो आएगा 1। अगर इसका देखें गुणनखंड क्या आया है, तो गुणनखंड आ चुका है 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अगर देखा जाए दो घात यानी 2 कितने हैं, 2 बार आए हुए हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7, यानी हमको ये मिल गया। अब हम चलिए देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में ऐसा दिया है कि नहीं है। तो क्या लिखा है, 2 की घात 2 और 5 7, तो मिलाते हैं। देखिए ये तो है 2, घात नहीं है, 2 7 5 ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखें 2 का घात 2 है, गुणे 5 है गुणे 7। देखिए हमारा ये
इस ऑप्शन सी से मिल रहा है। ऑप्शन सी से मिल रहा है तो हमारा सही ऑप्शन कौन होगा? हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। और अगला अगर देखें, अगला कह रहा है कि भाजक, भागफल एवं शेषफल में संबंध। यानी देखा जाए तो कह रहा है कि अगर हम कोई चीज को भाग देते हैं, कहते हैं जैसे हमने मान लिया कि हम 10 को भाग दे रहे हैं 3 से, 10 को 3 से भाग दे रहे हैं तो 10 तिहाई यानी 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 1 बच जाएगा शेषफल। तो ये जो ये होता है इसको कहते हैं भागफल, इसको कहते हैं भागफल। जो यहां पर बचा हुआ है नीचे इसको कहते हैं शेषफल। और जो ये 3 है इसको कहते हैं भाजक। जो बीच वाला होता है इसको कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य। अगर इसको हम देखें तो कैसे आएगा? अगर हम 3 को 3 से गुणा कर दें, चेक करने का तरीका क्या है? अगर 3 को 3 से गुणा कर दें, अगर उसमें +1 कर दे कितना हो जाए? 3 त्रिक 9, 1 10, यानी 10 का हम लोग भाग निकालते हैं कितना? 3 को अगर 3 से भाग के जितना भागफल आया है उसको गुणा करते हैं, फिर 1 जोड़ दे, क्या हो जाता है? उतना आ जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि ये 3 कहाँ से आया है। ये 3 हमने ये लिया भाजक, भाजक। ये वाला 3 कौन है? ये है भागफल वाला, तो हो गया भागफल। और प्लस कहाँ का है? शेषफल है, तो प्लस शेषफल। और 10 क्या है? 10 भाज्य है। तो अगर देखा जाए तो यही संबंध होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो चलिए देखते हैं ऐसा ऑप्शन हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहां पर देखा जाए तो भाज्य बराबर क्या दिया हुआ है? शेषफल गुणे भागफल। तो हमारे में सब नहीं है तो ये गलत हो गया ऑप्शन। फिर क्या दिया? भाजक, हमारे में भाज्य शुरू में दिया है यानी बराबर भाज्य है, तो हम क्या करेंगे? भाज्य को ढूंढेंगे, तो ये भी हमारा ऑप्शन हो गया गलत। इसमें देखिए इसमें भाजक दिया तो ये भी ऑप्शन गलत। अगला देखो क्या दिया है? सी नंबर, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यानी ये हमारा ऑप्शन, ये संबंध मिल रहा है तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, हमारा जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन क्या किया है? 4 नंबर का है, 4 नंबर का। तो क्या कह रहा है कि रैखिक समीकरण x + 2i + 5 = 0, यानी दिया हुआ है x + 2i + 5 = 0। और दूसरा समीकरण क्या दिया है? दूसरा समीकरण को दिया हुआ है -3x - 6y + 1 = 0। इन्हें हमको 2 समीकरण दिए हुए हैं, हमने दोनों समीकरणों को लिख लिया। अब क्या कह रहा है कि युग्म का हल होगा, यानी इसके कितने हल हो गए? कह रहे अद्वितीय होंगे कि अपरिमित रूप से अनेक होंगे कि 2 होंगे कि उपयुक्त होंगे। तो हम आपको बता दें कि जो यहाँ पे होता है, यानी जो यहाँ पर होता है तो उसको हम लोग मानते हैं ए, यहाँ पर होता है उसको बी, यहाँ पे जो होता है इसको सी, और यहाँ पर होता है इसको भी ए मानते हैं, इसको बी, इसको सी। अब देखें यहाँ पर भी ए बी सी हो जाएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो क्या करेंगे? इसको मान लेते हैं A1, इसको B1, इसको C1, इसको A2, इसको B2, इसको C2 मानते हैं। और आपको पहचानने का तरीका बता दें कि इसका जो सूत्र होता है A1 बटा A2, यानी ये वाला A1 और ये वाला A2 अगर बराबर होगा किसके? B1 बटा B2 के, यानी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर C1 बटा C2। अगर तीनों आपस में अगर बराबर मिल रहे हैं, यानी A1 बटा A2 का अनुपात और B1 बटा B2 का अनुपात और C1 बटा C2 का अनुपात अगर बराबर है तीनों, तो इसके होंगे अनेक हल। कितने होंगे? अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। और अगर देखते हैं कि
A1 बटा A2 बराबर है B1 B2 के, और C1 बटा C2 बराबर नहीं है। अगर ये A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, तथा C1 और C2 आपस में बराबर नहीं है, तो इसके जो है, तो इसके क्या होंगे, कोई हल नहीं होंगे। क्या होंगे, इसके कोई हल नहीं होंगे। कोई हल नहीं होंगे। और अगर A1 बटा A2 बराबर नहीं होगा B1 बटा B2 के, यानी A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर अगर नहीं होगा तो इसके अद्वितीय हल होंगे। कितने हल होंगे, अद्वितीय हल। यानी हम लोगों ने देखा कि अगर तीनों बराबर हैं तो अनेक हल होंगे, अगर A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर है और C1 बटा C2 के बराबर नहीं तो कोई हल नहीं होंगे, और A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर नहीं होंगे तो क्या होगा, अद्वितीय हल होंगे। तो अब इतना हम लोग जान लिया। अब हम क्या करते हैं, चलते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्या दिया है A1, तो A1 की जगह पे हमको कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या करते हैं, हम वहां पर 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, 1। और देखते हैं A2 की जगह कितना दिया है, A2 की जगह पे हमको -3 दिख रहा है तो बटा -3 रख लेंगे। अब फिर देखते हैं क्या दिया है B1, तो B1 कितना दिया है 2, और B2 कितना दिया है -6 दिया हुआ है, बराबर। अब C1 कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, और C2 कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो अब चलिए काट के छोटा करके देखते हैं। 2 1 9 2 2 3 6, तो कितना मिल चुका है, तो हमको मिल चुका है -1 बटा 3 बराबर 1 बटा -3। यहाँ क्या है 5 बटा 1, यानी देखा जाए ये दोनों तो बराबर हैं आपस में, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो ये किस नियम पर फॉलो कर रहा है, तो अगर देखा जाए तो इस नियम को फॉलो कर रहा है। तो इसमें तो क्या है, A1 बटा A2 और B1 बटा B2 अगर बराबर होते हैं और C1 बटा C2 बराबर नहीं होते तो कितना होता है, कोई हल नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा, कोई हल नहीं होंगे। इसमें तो क्या दिया है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है अद्वितीय, ये भी नहीं होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल, ये भी नहीं होगा। 2, ये भी नहीं होगा। कह रहे हैं उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमने क्या देखा, कोई हल नहीं है, तो इसमें ऑप्शन को नहीं दिख रहा है तो एक ही टिक कर देंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। और अगला देखा जाए तो अगला क्या है कि 5 नंबर, तो 5 नंबर को देखते हैं। तो 5 नंबर में क्या कह रहा है कि समांतर श्रेणी दिया हुआ, कितना दिया हुआ है -5 -1 3 7 डॉट डॉट डॉट। हमको क्या करना है, इसमें सर्वांतर बताना है। क्या करना है, हमको सर्वांतर बताना है। तो सर्वांतर बताने का तरीका क्या है, कैसे सॉल्व किया जाता है, इसमें क्या करते हैं, अगले वाले में से पिछले वाले को घटा देते हैं। क्या करते हैं, अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को घटा देते हैं, बस हमको मिल जाता है। यानी हमको क्या D निकालना है, और D निकालने का क्या तरीका है, D निकालने का तरीका ये है कि अगर मान लेते हैं 7 है, 7 में 3 घटा दो, आपको D का मान मिल जाएगा। तो हम घटा के दिखाते हैं D का मान। लास्ट में क्या है 7, तो 7 में से क्या करें, इसके बगल में कौन है 3, 7 में से 3 घटा दीजिए, 7 में 3 जाएगा 4। अगर आप ये नहीं करते हैं, इससे भी पता कर सकते हैं कि D बराबर ये कितना है 3, इसमें भी से इतना घटा दें, तो 3 माइनस क्या घटाना है, -1 को घटाना है, तो क्या हो जाएगा 3 माइनस गुणे माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, और 1 4 हो गया, और तो भी 4 आएगा। अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो भी उतना ही मान आएगा। घटा के दिखा देते हैं, क्या है -1, फिर क्या है माइनस करेंगे -5 में से, तो क्या हो जाएगा -1 माइनस गुणे माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, और फिर 5, तो 5 में से 1 गया जाएगा, क्या हो जाएगा 4। नहीं आपने देखा, नहीं अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को घटा दो तो सर्वांतर हमको मिल जाएगा। अब आप चाहे इसमें में से इसको घटाइए, या तो इसमें से इसमें घटाइए, चाहे इसमें इसको, यानी किसी में से घटा दीजिए, आपको आंसर उतना ही मिल जाएगा। तो देखिए क्या है 4, इसमें देखिए कोई ऑप्शन 4 दिख रहा है, तो देखा जाए 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सही, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और अगला देखा जाए, कह रहा है द्विघात समीकरण में
द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विभक्तर होगा। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो विभक्तर का सूत्र होता है वो होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारा सूत्र होता है विभक्तर का। विभक्तर का सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो देखें तो कहीं मिल रहा है, तो लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, 2ac दिया है, प्लस में दिया है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमको सी ऑप्शन मिलेगा, यानी सी इसका सही ऑप्शन होगा। तो ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी। हमको दूरी बताना है कि हम ऐसे मान लेते हैं कि एक बिंदु है यहाँ पे 7 नंबर, एक बिंदु यहाँ पर और दूसरी बिंदु है यहाँ पर। यहाँ पे जो बिंदु है इसका मान दिया हुआ है 2,3, यहाँ पे जो बिंदु है उसका दिया है हमका 4,1, हमको मान दिया हुआ है। तो क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी को हमको बताना है। इस बीच की दूरी को हमको पता करना है। तो बीच की दूरी का ज्ञात करने का सूत्र क्या है? दूरी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा सूत्र है। तो बता दें जो ये है तो x1 है, ये क्या है y1, ये है x2, ये क्या है y2 है। तो चलिए मान रखते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो x2 कितना दिया है? x2 दिया हुआ है 4, तो 4 लिख देते हैं, माइनस है तो माइनस x1 दिया हुआ है 2, तो 2 लिखते हैं, फिर होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लगा देते हैं, फिर क्या प्लस y2 का मान दिया हुआ है 1, फिर माइनस तो माइनस लगा दिए, y1 का मान दिया हुआ है 3, तो लिखते हैं होल स्क्वायर। तो 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2 का स्क्वायर। अब देखो क्या है यहाँ पे, 3 में से 1 जाएगा यानी माइनस को 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी करेंगे 4 हो जाएगा, यानी 4 4 8, यानी इसका हो जाएगा 8। अगर 8 का हम लोग गुणनखंड निकालेंगे क्या मिलेगा? 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखें क्या होता है, वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनते हैं, हमने 2 के जोड़े बना दिया, 2 के जोड़े बन गए, 2 हो जाएगा बाहर, कितना बचा 2, तो 2 पे लग जाएगा अंडर रूट 2, यानी इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। फिर चलिए देखते हैं 2 अंडर रूट 2 ऑप्शन हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। चलिए देखते हैं 2 अंडर रूट 2 हमको मिल रहा है, यानी इसका जो बी ऑप्शन है करेक्ट होगा। और अगला क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान होगा। तो इसमें देखिए क्या है करना हमको, तुमको 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो 8 नंबर के क्वेश्चन में दिया हुआ है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस m बराबर 0, हमको ये दिया हुआ है और कह रहा है कि मूल बराबर है। क्या है? मूल बराबर। तो मूल बराबर का मतलब क्या है? मूल बराबर कह रहा है मूल बराबर, मूल बराबर का मतलब ये है कि d का मान 0 है। क्या है? मूल बराबर का मतलब ये है कि d का मान 0 है, ये हमको क्वेश्चन में बता दिया है। और हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे m का मान पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, तो इसको हम सूत्र रखेंगे। तो सूत्र क्या है? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमको क्या जरूरत है? b की जरूरत है, a की जरूरत है और c की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं कि a b c हम कहाँ से लेकर आएंगे। तो देखिए हमको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है समीकरण, तो ये वाला जो होता है a होता है मान, ये वाला होता है मान b का, ये वाला होता है c का। चलिए इसी सूत्र में हम रखते हैं। तो b का मान कितना दिया हुआ है? -12, तो -12 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना दिया हुआ है? a का मान जगह दिया हुआ है 3, फिर c की जगह आपको दिया हुआ है m, तो रख लिए। फिर क्या लिखा? d बराबर क्या दिया हुआ है? d बराबर हमको दिया हुआ है 0, तो यहाँ पर लिख देंगे 0। तो 0, अब -12 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 12 बराबर m 144। फिर क्या है? -4 यानी 12, ये क्या है m,
यानी 12m हो जाएगा। ये माइनस में 12m है, इसको इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा प्लस में 12m, यानी 12m बराबर 144 हो जाएगा। अब 144 हो गया तो m के साथ में 12 है, किसको कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा बट्टे के रूप में नीचे, तो हो जाएगा 144 बटा 12। अब क्या करते हैं, 12 का से भाग करेंगे तो 12 बराबर में 144, यानी m का मान हमको मिल गया 12, यानी m का सही ऑप्शन क्या होगा, m का मान सही क्या होगा 12। चलिए देखते हैं ऑप्शन में हम, तो देखा जाए तो ऑप्शन में हमको मिल रहा है 4, 7, 9, 12, यानी 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो चौथा क्या है, हमको 12 मिल चुका है, तो 8वें का आंसर नंबर होगा डी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो 9 नंबर में देखें तो नंबर कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज, सम पहले अब हम जानेंगे कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, कि सम मतलब होता है बराबर, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज मतलब 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, यानी ऐसा त्रिभुज जिसको तीनों भुजा बराबर हो उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज, यानी जिसकी तीनों भुजा बराबर होती हैं उस त्रिभुज को कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो हम क्या करते हैं, पहले त्रिभुज बनाने का प्रयास करते हैं। तो मान लेते हैं हमने एक त्रिभुज बनाया, ये कैसा है ए बी सी, मान लेते हैं ये समबाहु त्रिभुज है, कहते हैं त्रिभुज समबाहु, समबाहु में क्या होता है, तीनों भुजा बराबर होती है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि भुजाएं 2a हैं, क्या है, भुजा इसकी सभी भुजाएं क्या हैं 2a हैं, जिसे प्रत्येक शीर्ष की लंबाई, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी, यानी हमको प्रत्येक शीर्ष लंबाई बताना है। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि सभी भुजाएं कितनी 2a हैं, तो ये भी हो जाएगा 2a और ये भी हो जाएगी 2a, ये दे दिया। फिर हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी, हमको प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बताना है, तो ये क्या हो जाएगी, तो शीर्ष से खींची गई रेखा शीर्ष लंब कहलाती है, यानी अगर इसके हम शीर्ष से यहाँ से अगर कोई रेखा खींचेंगे तो ये क्या कहलाएगी, शीर्ष लंब कहलाएगी। हमको इसी शीर्ष लंब की लंबाई बताना है, तो कैसे बताएंगे, तो देखा जाए जो शीर्ष लंब होती है क्या करती है, इस आधार को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, क्या करती है 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। तो हमने क्या किया, जब AC यानी जो A से शीर्ष लंब डाला तो BC को ये जो रेखा है 2 भागों में विभाजित कर दी। जैसे हम मान लेते हैं आपके पास 2 आम हैं, जब 2 लोगों में बांटते हैं तो कितना कितना मिलता है, एक आम मिलता है। उसी प्रकार जब यह रेखा पड़ रही है इस पर तो BC 2 भागों में विभाजित हो जाएगी। जब 2 भागों में विभाजित हो जाएगी तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी A और यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी A, नहीं यहाँ से यहाँ तक की दूरी A, यहाँ से यहाँ तक की दूरी A हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 2A। तो हम क्या करेंगे इस भुजा को हम निकालेंगे, तो यहाँ पे कितना 90 अंश का कोण बनेगा, जो शीर्ष लंब डाला है तो यहाँ पे क्या होगा 90 अंश का कोण बनेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस हम A इसका नाम डाल देते हैं, हम क्या है इसका नाम दे देते हैं D, क्या इसका नाम डाल देते हैं D, यानी हमको AD का मान निकालना है। चलिए AD का मान हम लोग निकालते हैं, तो AD का मान हमको कैसे मिलेगा, तो पाइथागोरस प्रमेय से कैसे मिलेगा, यानी हमको देख लो भुजा हमको दिया हुआ कितना 2A, तो AD का मान हमको निकालना है। तो हमको एक त्रिभुज ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ACD, त्रिभुज ACD में ले लेंगे। तो अब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ये सूत्र। तो कर्ण क्या है इसमें, इस त्रिभुज का कर्ण हो जाएगा ये AC कितना दिया हुआ है 2A, तो 2A स्क्वायर। आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार हमको दिया हुआ है A का स्क्वायर, और लंब क्या दिया है, लंब है AD, तो हमको AD निकालना है, AD निकालते हैं। इसको वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, A स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम इधर लेकर आएंगे तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हो जाएगा बराबर AD मिल जाएगा हमको। चलिए देखते हैं, आप 4 में से एक A स्क्वायर निकल जाएगा, कितना बचेगा,
3a² बराबर AD, यानी स्क्वायर लगाना भूल गए, तो AD² बचा। तो इस पर क्या करेंगे, ये 2 है, इस पर वर्गमूल बन जाएगा, 3a² बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा AD। अब देखो ये स्क्वायर, तो a निकल जाएगा बाहर, क्या हो जाएगा, a निकल जाएगा बाहर। जब a बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, बचेगा √3, यानी AD बराबर a √3। तो सही हमारा ऑप्शन हो जाएगा AD बराबर a √3। ये हमारा हो गया सही ऑप्शन। तो चलिए हम देखते हैं। तो हमको देखा जाए तो मिल रहा है a √3, तो ये हमारा हो जाएगा सही ऑप्शन। क्या हो गया, हमारा ये सही ऑप्शन हो गया। तो इतना हम लोगों ने देख लिया। अब क्या करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन बच जा रहे हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज इतने क्वेश्चनों को आप लोग सभी लोग रिवीजन करिए, अच्छे से तैयार करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब क्या करेंगे, इन सभी अगले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे।